जय हिंद दोस्तों, सभी को नमस्कार। ऑक्सफोर्ड कैरियर यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, जिस प्रकार से एसएससी जीडी, यूपी पुलिस और साथ साथ में आपके रेलवे और आर्मी की क्लास के लिए आप जीके के क्वेश्चन पढ़ रहे थे, उसी क्लास को हम कंटिन्यू करते। तो सारे विद्यार्थी सेशन को एक बार शेयर कर दो, और जो भी हमारी क्लास को पहली बार देख रहे हैं दोस्तों हमारे चैनल पे, तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, अगर क्लास पसंद आती है तो कमेंट करके जरूर बताइए, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे ये पता चल जाएगा आपको क्लास कब कब लग रही है। यानी कि सुबह आपके मैथ रीजनिंग क्लास होती है, जीके क्लास होती है, तो शाम को भी आपके जीके क्लास चलती है। तो आज का जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन, आराम से क्वेश्चन को पढ़ना कि अनुच्छेद खालिस्तान से खालिस्तान अन्य बातों के साथ साथ राष्ट्रपति की योग्यता, ये कह रहा है कि वह कौन सा आर्टिकल है, उस आर्टिकल से लेकर उस आर्टिकल तक राष्ट्रपति के बारे में बातें की गई है। अगर राष्ट्रपति को पद पे बनना है तो उसके लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। एक तो वो आर्टिकल, राष्ट्रपति क्या क्या काम करता है ये किस आर्टिकल में, उसके कार्यकाल यानी कि वो कितने वर्ष के लिए पद पे रहेगा, उसके बाद उसके निर्वाचन यानी कि किस आर्टिकल के तहत उसके राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात बोली गई है, या राष्ट्रपति का काम जैसे ही पूरा होता है 5 साल का तो दोबारा बन सकता है यानी कि री इलेक्शन यानी कि पुनर्निर्वाचन, ये किस अनुच्छेद में, और विधि द्वारा महाभियोग या उसको किसी भी प्रक्रिया के द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है, ये बातें सारे किस आर्टिकल में दी गई है। याद रखना, हमारे देश का एक राष्ट्रपति होगा, हमारे देश का एक क्या होगा, राष्ट्रपति, अनुच्छेद 52 में बोला गया। लेकिन हमारे संघ की जो कार्यपालिकाएं शक्ति है, केंद्र सरकार की जो एग्जीक्यूटिव पावर है, वो राष्ट्रपति में निहित होती है आर्टिकल 53 में। राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है कि राष्ट्रपति में कौन कौन व्यक्ति वोट करते हैं, यानी कि राष्ट्रपति में वोट करते हैं लोकसभा और राज्यसभा और राज्यों की विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य, ये बात किस आर्टिकल में बोली गई है, 54 में। और राष्ट्रपति का जो चुनाव प्रक्रिया है या राष्ट्रपति का जो चुनाव का प्रकार है वो कैसा है, अप्रत्यक्ष है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के अनुसार। और आर्टिकल 56 के तहत राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति के पद पे क्या करता है दोस्तों, कार्य करता है। और राष्ट्रपति दोबारे पद पे क्या कर सकता है, री इलेक्शन करवा सकता है, यानी कि राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन, अनुच्छेद 57। लेकिन राष्ट्रपति बनने के लिए उसकी क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, जैसे एक न्यूनतम आयु होती है 35 वर्ष का, वो हो चुका हो, भारत का नागरिक होना चाहिए, अन्य किसी लाभ के पद पे कार्यरत ना हो, पागल व दिवालिया नहीं होना चाहिए, और लोकसभा सदस्य बनने की केवल क्या रखता हो, योग्यता रखता हो। फिर आर्टिकल 59 के तहत राष्ट्रपति बनने के लिए राष्ट्रपति निर्वाचन में उसकी कुछ शर्तें होती हैं। जैसे राष्ट्रपति का जो इलेक्शन लड़ता है तो उसको एक जमानत राशि देनी पड़ती है 15,000 रुपये, कितनी, 15,000 रुपये। और उसके प्रस्तावक और अनुमोदक होते हैं समर्थन देने वाले, कि 50-50 व्यक्तियों का समर्थन होना चाहिए, यानी कि प्रस्तावक व अनुमोदन, यानी कि टोटल 100 लोग। वो किस आर्टिकल में दिया गया है, 59 में। अब राष्ट्रपति जैसे ही ये सारे फॉलोअप कर लेता है तो राष्ट्रपति पद पे क्या होता है भाई, शपथ दिलाई जाती है। पद पे क्या दिलाती है, शपथ। तो आर्टिकल शपथ का उल्लेख किस आर्टिकल में, 60 में। और जब कभी वो संविधान का अतिक्रमण करता है तो उसके ऊपर क्या लगाया जाता है, महाभियोग की प्रक्रिया, ये आर्टिकल 61 में दी गई है। और जैसे ही मान लो महाभियोग की प्रक्रिया सक्सेस हो जाएगी तो राष्ट्रपति का पद क्या हो जाता है, खाली। और राष्ट्रपति के पद को भरने के लिए अधिकतम कितने माह होने चाहिए, अधिकतम पूछ रहा है 6 महीने। तो 6 महीने में उसको पद को भरा जाएगा। तब तक उसके पद के ऊपर कौन काम कर सकता है, कार्यवाहक राष्ट्रपति काम कर सकता है। और कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनता है, उपराष्ट्रपति। अगर उपराष्ट्रपति उपस्थित नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, अगर वो भी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश में जो सबसे बड़ा यानी कि वरिष्ठतम न्यायाधीश आपके क्या बन सकता है, कार्यवाहक। और ऐसा कभी हुआ है, बिल्कुल हुआ है सर। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद आया था आपके जाकिर हुसैन, वो पद पे रहते, उसके पद पे क्या होती है, मृत्यु। तब आपका पहला कार्यवाहक राष्ट्रपति बना था वीवी गिरी, फिर उसने त्यागपत्र दे दिया। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होना चाहिए, उसने त्यागपत्र दे दिया। तो फिर आया सुप्रीम कोर्ट का आपके एम हिदायतुल्ला। तो ये ध्यान देना। तो इस आर्टिकल में दिया गया अनुच्छेद 52 से लेकर। तो आपसे एक छोटी सी बात पूछ रहा हूं, भारत का राष्ट्रपति होने के लिए क्या भारत का नागरिक होना चाहिए या भारत का मूल नागरिक होना चाहिए। एक तो होता है भारत का मूल नागरिक और एक होता है भारत का नागरिक। अब बताइए क्या होना चाहिए। देखो, मूल का मतलब होता है कि उसी धरती पे उसका क्या हुआ हो, जन्म हुआ। या अगर अगर भारत का कोई व्यक्ति भारत में जन्मा है तो ही राष्ट्रपति लड़ सकता है, नहीं। अन्य किसी देश का व्यक्ति भारत में आकर उसने क्या ले ली, भारत की,
तो भी वो भारत का क्या बन गया, नागरिकता। ऐसी जो बात बोली गई है ये कहां बोली गई है, यूएसए में। यानी कि यूएसए का अगर राष्ट्रपति बनना है तो वहां का कैसा नागरिक होना चाहिए, मूल नागरिक होना चाहिए। और यूएसए में राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है। एक बात और बताइए, आपका राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया, नहीं, राष्ट्रपति का पद लिया गया ब्रिटेन से। कहां से लिया गया, ब्रिटेन से। और हमारा राष्ट्रपति कैसा है, कैसा होता है, निर्वाचित। कैसा होता है, और यह बात कहां से ली हमने, लेकिन राष्ट्रपति का निर्वाचन की जो प्रक्रिया है ये कहां से ली गई है, दक्षिण अफ्रीका से। राष्ट्रपति के चुनाव में कैसे व्यक्ति वोट करते हैं, किस प्रकार होता है, ये जो प्रक्रिया है ना, ये दक्षिण अफ्रीका से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में क्या दिए गए, अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक किस व्यक्ति को ही बताया गया है, राष्ट्रपति। हाँ, राष्ट्रपति हमारे देश का पहला नागरिक होता है अर्जुन, दूसरा नागरिक होता है, पहला नागरिक होता है, दूसरा उपराष्ट्रपति। अगले प्रश्न को देखते, इतने आप प्रश्न को देखिए, इतने एक मैं 2-3 चैट पढ़ देता हूं क्या दिया गया। हाँ, पवन कुमार जुड़े हैं, जय हिंद सर, नमस्कार, लव यू सर। ओहो, आज तो लव यू भी आ गया भाई क्लास में। ये बच्चा होनहार विद्यार्थी है, पवन नाम करके। प्रदीप जुड़े हैं, राम राम गुरुजी, राम राम भाई। गुजर बनवारी जुड़े, बी उत्तर आएगा, बिल्कुल बी उत्तर आएगा बनवारी भाई। और परवेज नाम के व्यक्ति जुड़े, हेलो हाय कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्रशांत गुड इवनिंग, नमस्कार, गुड इवनिंग भाई। मनीष गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे। दीपक भाई, तो सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। सारे विद्यार्थी सेशन को शेयर करें, कम से कम 20 प्लस तो लाइव ला सकते हो भाई सब। ये 20 बच्चों को तो जोड़ सकते हो आप, एक एक को जोड़ो। किसी भी राज्य में मंत्रियों की रैंक, अब मंत्रियों की रैंक का मतलब समझे नहीं। अब कोई मंत्री बन गया, उसको हम बोलते हैं राज्य में कैबिनेट मंत्री आपके, और उस मंत्री को बोल दिया कि तुझे कौन सा मंत्रालय दे रहे हैं, गृह मंत्रालय दे रहे हैं, तुझे आपको रक्षा मंत्रालय दे रहे हैं, तुझे आपको क्या दे रहे हैं, एक सड़क मंत्रालय दे रहे हैं, तुझे एक आपको जल मंत्रालय दे रहे हैं। यानी कि किसी भी राज्य में उन मंत्रियों को क्या क्या काम मिलना चाहिए, या उनकी कौन सी रैंक होती है, क्या क्या काम या विभाग मिलना चाहिए, इसकी जो सूची है ना, वो कौन बनाता है, कौन बनाता है, सीएम। कौन बनाता है भैया, सीएम बनाता है। और इन मंत्रियों को शपथ कौन दिलाएगा, ये कई बार प्रश्न आता है, मंत्रियों को शपथ। तो याद रखिए, सीएम भी एक क्या है भैया, मंत्री है। तो इनको शपथ कौन दिलाएगा, राज्यपाल। कौन दिलाएगा। लेकिन जब इन मंत्रियों को शपथ दिलाएगा तो राज्यपाल किससे पूछेगा कि भाई इस मंत्री को देनी है क्या शपथ। तो यानी कि राज्यपाल इसका परामर्श लेकर तो आपके राज्य की मंत्री परिषद के मंत्रियों को शपथ दिला सकता है। लेकिन सीएम की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। और सीएम को शपथ भी कौन दिलाता है। और जब सीएम अपना त्यागपत्र देगा तो किसको देगा, राज्यपाल को, ठीक है। और जब मंत्री लोग अपना त्यागपत्र देते हैं, ये विधानसभा के अध्यक्ष को, यानी कि विधानसभा के स्पीकर को देते हैं, ये आपको ध्यान देना। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या हो जाएगा आपके। अब एक बात बता दे अर्जन भाई, सीएम बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है, 25 वर्ष। कितनी होती है। अब सीएम अपने पद पर कितने वर्ष तक काम कर सकता है, 5 वर्ष तक। कितने वर्ष तक कर सकता है भैया, 5 वर्ष तक। तो एक बात बताइए, किसी भी राज्य के अंदर कोई महिला सीएम बनने वाली, किसी भी राज्य के अंदर कोई पहली महिला सीएम बनने वाली, उसका नाम बताइए, सुचेता कृपलानी। और किस राज्य की बनी थी, उत्तर प्रदेश की। लेकिन किसी राज्य में पहली महिला राज्यपाल बनने वाली सरोजनी नायडू, और वो भी कहां की बनी थी, उत्तर प्रदेश की। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया, नेक्स्ट प्रश्न। 2020 में ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक की मेजबानी किस देश ने की थी। हाँ, 2020 में पैरा ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस देश ने की थी। तो सारे विद्यार्थी ये प्रश्न ये मान लेना, आपके लिए कमेंट सेक्शन में आपको करके बताना है। यहां पर एक नया नाम आ गया, क्या नाम आ गया, पैरा ओलंपिक आ गया। अगर आप अकेला ये पूछता कि 2020 में ग्रीष्मकालीन आपके ओलंपिक, तो ओलंपिक जापान की राजधानी किस में हुए थे, टोक्यो में। किस में हुए थे भैया, टोक्यो में। लेकिन यहां पे तो क्या पूछा गया, पैरा ओलंपिक। कोरिया में हुए थे, रूस में हुए थे, फ्रांस में। तो सारे विद्यार्थी कमेंट सेक्शन में आप लिखने का कार्य करोगे। अब एक बात बताइए, जो ओलंपिक है वो कितने टाइप के होते हैं। एक होते हैं ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, और एक होते हैं आपके शीतकालीन ओलंपिक, और एक होते हैं आपके पैरा ओलंपिक। कितने होते हैं राजवीर, 3 होते हैं। लेकिन भारत कौन से ओलंपिक में कभी भी नहीं खेलता, शीतकालीन ओलंपिक में नहीं खेलता। अगले प्रश्न को देखिए, प्रश्न में क्या दिया है, 6 से 14 वर्ष की आयु के वर्ग के बच्चों को सभी माता पिता का एक कर्तव्य बनता है कि उसको प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करवाई जाए।
तो ये कितने वर्ष की आयु के बच्चों के लिए? 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान एक हमारा क्या बना हुआ, ये मूल कर्तव्य। क्या बना हुआ है? अगर ये मूल कर्तव्य नहीं होता तो हमारे पास मूल कर्तव्य कितने होते? लेकिन ये जैसे ही मूल कर्तव्य जोड़ा गया तो संविधान में कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 में। और किसकी सरकार में जोड़ा गया था ये? अटल जी। किसकी सरकार में भैया? अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में जोड़ा गया। कभी भी प्रश्न आ जाए भारतीय जीएसटी का जनक किसे कहा जाता है, भारतीय जीएसटी का जनक पूछे तो किसको बोलोगे? अटल जी को। तो भारत में जीएसटी का जो सबसे पहले प्रस्ताव लेके आए थे वो कौन लेके आए थे? अटल जी की सरकार में आया था, ये याद रखना। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2021 तक कितने राज्यों में विधान परिषद है? ये 2000 आप 21 बोल दो या आज भी बोल सकते हो वर्तमान में। क्या बोल सकते हो? वर्तमान में। एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं कि जब 31 अक्टूबर 2019 को भारत के दो नए क्या बनाए थे? केंद्र शासित प्रदेश, एक जम्मू एंड और एक लद्दाख। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर से भारत का दर्जा यानी कि भारत के राज्य का जो दर्जा है वो कब समाप्त किया था? दर्जा पूछ ले आपसे तो याद रखना 5 अगस्त 2019। अगर ये जम्मू एंड कश्मीर राज्य नहीं हटता तो भारत में आपके कितने होते विधान परिषद? जैसे ही आपके टुकड़ों में बटा तो जम्मू एंड कश्मीर से विधान परिषद खत्म हो गई। और उसके बाद यानी कि 2019 से वर्तमान में आज हमारे पास विधान परिषद कितनी है? और ये 6 वाले राज्य कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की सीट कितनी है? और उसके बाद आपके पूछा जाए तो महाराष्ट्र याद रखना। कौन सा भैया? महाराष्ट्र में विधान परिषद की सीटें कितनी आपके? 78। उसके बाद विधान परिषद की सर्वाधिक सीटें कहां पे है? बिहार में। फिर उसके बाद कहां पे है? कर्नाटक में। देखो बिहार में जो सीटें हैं वो टोटल हैं भाई आपके 75। कितनी है? और कर्नाटक में भी कितनी है? 75 है। और उसके बाद आपसे पूछे तो आंध्र प्रदेश, कौन सा भैया? आंध्र प्रदेश में विधान परिषद सीटें कितनी है? और उसके बाद एक राज्य नया बना जिसका नाम क्या है? तेलंगाना। तो इसमें कितनी? वेरी गुड भाई साहब, पढ़ रहे तू तो। यानी कि सबसे कम विधान परिषद वाला या सबसे विधान परिषद की सीट वाला राज्य पूछे तो तेलंगाना, ज्यादा पूछे तो कहां बताओगे? अब देखो याद रखना, विधान परिषद राज्य विधानमंडल का कैसा सदन होता है जो कभी भी क्या नहीं होता? अगर इसके अंदर कोई व्यक्ति काम करेगा तो कितने वर्ष काम करेगा? और याद रखना विधान परिषद का कोई भी मेंबर बनेगा तो कितनी वर्ष की आयु में? 30 वर्ष की आयु में। कितने राज्यों के पास है अर्जन ये विधान परिषद? कितने राज्यों के पास है? और जहां विधान परिषद है तो वहां पर एक छोटा सदन भी तो होगा जिसका नाम क्या होगा? तो ये एक बात बताइए, भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जहां विधान परिषद नहीं है? एक बात बताओ, टोटल राज्य कितने, इतना बताओ। 28 में से कितने ऐसे राज्य जहां पे दोनों है? तो 6 माइनस करूंगा तो आपके कितना आ जाएगा? तो यानी कि भारत के ऐसे कितने राज्य जहां पे निम्न सदन है? याद रखना निम्न सदन तो भाई चाहे ये 6 में भी है और इसमें भी है, सब में है। मैंने बोला कितने राज्यों में विधान परिषद नहीं है और कितनों में है, लेकिन निम्न सदन सभी में है। विधानसभा तो हर एक राज्य में है, लेकिन ऐसे है जहां पे विधानसभा भी और विधान परिषद भी, वो कितने है? बनवारी एक बात बता दे, अगर विधान परिषद का तुझे सदस्य बना दिया जाए तो तू कितने साल काम करेगा? पक्का? ये कभी भी क्या नहीं होती? भंग नहीं होती। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। कोई नहीं, कमेंट देख लेंगे बाद में, वीडियो खत्म हो जाए बाद में। उत्तर प्रदेश किस देश के साथ अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है? एक प्रश्न तो दिया आपके लिए। उत्तर प्रदेश किस देश के साथ अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है? मैंने दिखाया भी था आपके, ये इस प्रकार का आपके क्या है? राज्य। ये इस प्रकार से कि आपके एक ये राज्य और यहां पर एक देश लगा हुआ जिसका नाम क्या है? नेपाल। और अगर मैं आपसे बोल दूं कि उत्तर प्रदेश कितने राज्यों से लगता है? कितने राज्यों से? कितने राज्यों से लगता है? राजवीर तू बता, कितने राज्यों से लगा है? ज्यादा ये तो लगता है। इसके पड़ोसी राज्य कितने हैं? और एक यूटी क्षेत्र, यूटी क्षेत्र का नाम क्या है?
हाँ, टोटल राज्य क्षेत्र पूछे तो कितने लगते हैं, और एक देश लगता है, उस देश का नाम क्या है। अब इतना बता दो, उत्तर प्रदेश जो राज्य है, ये उत्तर प्रदेश राज्य कब बना था, तो याद रखना 24 जनवरी 1950 को। कब बना था, इसलिए उत्तर प्रदेश का जो स्थापना दिवस है, कभी भी प्रश्न आ जाए उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब आता है, 24 जनवरी को। एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आपके चावल होता है या गेहूं होता है, गेहूं, लेकिन चावल किस राज्य में होता है, तो यह भी थोड़ा सा याद रखना, गेहूं उत्तर प्रदेश में नहीं, कहां होता है, पश्चिम बंगाल में। तो यानी कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या हो जाएगा। अब एक बात बताइए, पाकिस्तान से कितने राज्य लगते हैं, एक गुजरात, एक राजस्थान, एक पंजाब, राज्य बोले तो, लेकिन राज्य क्षेत्र में जोड़ दे तो टोटल कितने, यूटी क्षेत्र कितने, 3 राज्य राज्य क्षेत्र, यूटी क्षेत्र में लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर। अगर पाकिस्तान और भारत के बीच में एक रेखा से इन दोनों का बंटवारा कर रखा है, उस रेखा का नाम क्या है, वेरी गुड, धन्यवाद, रेड क्लिफ रेखा। अगले प्रश्न को देखिए, ये सबासी सुबूसी को नहीं, फिर बाद में थे मैं गुत्था मुत्थी होगा दिन में हो रही हो एक सेती, तो देखिए गुलगुलो सो छोर मुंह देखिए एक बार, और व्यंग तुम्हारे देखिए रोन लाग जो वही भी बात मई। भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 डैश से संबंधित है, इनमें से आर्टिकल 17 क्या बताता है, अस्पृश्यता का मतलब क्या होता है, छुआछूत क्या होता है। यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसी चीज पे बहुत ज्यादा आपके बल दिया था कि कोई निम्न वर्ग और कोई उच्च वर्ग होता है, तो वो उनको आप ये बोलो कि निम्न वर्ग आप मेरे साथ नहीं बैठ सकते, आप मेरे साथ खाना नहीं खा सकते, आज हमारे घर के पानी के यानी कि बर्तन को हाथ नहीं लगाओ, तो ये छुआछूत अस्पृश्यता का अंत किस आर्टिकल में दिया गया, 17 में। किस में दिया गया, आर्टिकल 17 के अंदर है। और अगर उपाधियों का अंत पूछे तो किस आर्टिकल में है, और शिक्षा का अधिकार आपको किस आर्टिकल में दिया गया, शिक्षा का अधिकार, तो याद रखना आर्टिकल आपके 29 और 30 के अंदर, 29 और 30 के अंदर शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। वहीं पे विधि के समक्ष समानता, हमारे संविधान में जो लिखा है जिस आर्टिकल में, उसी के अकॉर्डिंग आपको कानून या कुछ भी दिया जाए। तो ये बात आपके किस आर्टिकल में दी गई है, 14 में, जो जापान से ली गई। कहां से ली गई है, जापान से। एक कई बार ये पूछा जाता है कि अनुच्छेद 17 जो है ना, ये भारतीय संविधान के कौन से मौलिक अधिकार में है। हाँ, कौन से मौलिक अधिकार में, हाँ, क्योंकि मौलिक अधिकार कितने आपके, 6, उसमें से कौन से आर्टिकल में है, क्योंकि हम जब भी समान रहेंगे तभी तो इस चीज का अंत होगा। यानी कि समानता के अधिकार में किस चीज का उल्लेख किया गया है, अस्पृश्यता का, और ये किस आर्टिकल में दिया गया। सीधा कई बार ये प्रश्न आता है कि समानता का अधिकार कौन से आर्टिकल से शुरू होता है और कौन से आर्टिकल तक खत्म होता है। यानी कि विधि के समक्ष शुरू होता है और आपके उपाधियों के अंत तक समाप्त होता है। एक छोटा सा प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो महात्मा शब्द सुना आपने, महात्मा, अब इतना बताइए, महात्मा एक उपाधि है ना, और ये उपाधि किसने ग्रहण की थी, ग्रहण, ग्रहण का मतलब होता है इसे प्राप्त करता, और इसे देने वाला कौन था। कई बार ये पूछा जाता है ग्रहण तो की थी महात्मा गांधी ने, लेकिन इसको दी किसने थी, तो याद रखना रविंद्रनाथ नाथ टैगोर। अब कई बार पूछा जाता है कि महात्मा की उपाधि गांधी जी को किस आंदोलन में दी गई, आंदोलन का प्रश्न आ जाएगा। या अब ले तेरा प्रश्न ही दे देता हूं। एक तो आंदोलन है सविनय, सविनय अवज्ञा, और दूसरा है आपका चंपारण, चंपारण आंदोलन, और तीसरा है भारत छोड़ो आंदोलन। अब बता दूंगा मैं, बता दूं, बिचला ना तू। और चौथा है आपके असहयोग आंदोलन। प्रश्न है कि महात्मा गांधी को जितने भी लाइव देख रहे हैं, जितने विद्यार्थी लाइव देख रहे हैं, सभी को मेरी तरफ से जूस पिलाया जाएगा, जूस। इसका उत्तर बताना है। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने किस आंदोलन के समय दी थी, किस वर्ष दी थी, वर्ष, वेरी गुड, यानी कि चंपारण 1917 के अंदर ये उपाधि दी गई थी। कई विद्यार्थी तो बैठ जाते हो, कई विद्यार्थी तो इसको भारत छोड़ो आंदोलन करते हैं,
तो भारत छोड़ो आंदोलन गलत हो जाएगा। 1917 में चंपारण बिहार सत्याग्रह होता, जिसमें नील की खेती करते थे किसान, उनके विपक्ष में ये बात कर रहे थे अंग्रेजों के साथ। तो ये आपको ध्यान देना है। इस प्रश्न का उत्तर कर लोगे ना आप? वाह यार राजवीर, पढ़ रहे तू तो। मैं तो बहुत दो प्रश्न पूछे, मेरे को राजवीर कौन बता सका। वाह, पक्की है। देखिए, निम्नलिखित में से किस उत्सव को उत्सवों का उत्सव कहा जाता है, यानी कि त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। कई बार ये ना समझ में आया तो इतना याद रखना, कौन से त्योहार को त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। हाँ, महोत्सव बोल दो या आपके त्योहारों का, कौन सा इसमें याद रखना। हॉर्नबिल जो महोत्सव है, और ये किस राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल नागालैंड में। कहां मनाया जाता है? तो नागालैंड में इस त्योहार को क्या बोलते हैं? त्योहारों का त्योहार या उत्सवों का उत्सव कहा जाता है। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न, प्रसिद्ध भारतीय मुक्केबाजी मैरी कॉम किस राज्य से संबंध रखती हैं? और इस मैरी कॉम के ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है, जिसमें रोल किस हीरोइन ने किया था? हाँ, बबली का रोल प्रियंका चोपड़ा ने। लेकिन मैरी जो कॉम है, ये मणिपुर से संबंधित है, और इसे हम क्या बोलते हैं? सुपर मोम। तो सुपर मोम की संज्ञा किसे दी गई है? मैरी कॉम में दी है। ये तमिलनाडु से संबंधित है। अगले प्रश्न को देखिए। मेघालय, हाँ सॉरी, मणिपुर से। मेघालय की कौन सी पहाड़ियों में सर्वाधिक वर्षा होती है? रुक जा तो। यहाँ पे पहाड़ी पड़ती है जिसको बोलते हैं गारो, और यहां पड़ती है जैंतिया, और इनके बीच में पड़ती है आपके खासी पहाड़ी। और खासी की पहाड़ियों पे यहां पर एक जगह है, उसका नाम है मासिन राम। मासिन राम। और ये किस राज्य में भैया? मेघालय। मेघों का घर, यानी कि उत्तर हो जाएगा खांसी। दासी कौन है? खांसी की है। अगले प्रश्न में देखिए, ऋग्वेद में सूक्तों का संग्रह बताना है आपको। कितने सूक्त हैं? यानी कि ऋग्वेद में मंडलों की संख्या पूछे आपसे, मंडलों की संख्या। तो मंडलों की संख्या है 10। कितनी भैया? 10। लेकिन सूक्तों की संख्या, जो श्लोक आप बोलते हो, वो कितने आपके? 1028। वेदों में ऋग्वेद कैसा वेद है? और एक बात बताइए, वेदों की संख्या बता दो। वेदों की संख्या, वेदों की संख्या 4 होती है। वेद का अर्थ पूछा जाता है कई बार, ज्ञान की प्राप्ति। वेद के अर्थ को क्या बोलते हैं? ज्ञान की प्राप्ति। कई बार प्रश्न आता है, इन वेदों की रचना किसने की थी? वेद व्यास ने। किसने की थी? वेद व्यास ने। कई बार प्रश्न आता है, इन वेदों का उल्लेख किस सभ्यता में मिलता है? सभ्यता, सिंधु के बाद आने वाली, जिसका नाम क्या आता है? वैदिक सभ्यता में किसका उल्लेख हुआ है? और कितने वेदों का उल्लेख हुआ है? 4 में सबसे पुराना कौन सा है? कई बार प्रश्न आता है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस में मिला है, लेकिन कई बार प्रश्न आता है संगीत का उल्लेख। वेरी गुड। किस में मिला है? शाम वेद में। और सबसे नया वेद पूछे तो अर्थववेद। हाँ, ऋग्वेद। ऋग्वेद को नहीं, ऋग्वेद है। निम्नलिखित में से किस मामले में लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियां प्राप्त है? हमारे लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियां प्राप्त है। प्राप्त नहीं है। वेरी गुड, ये जरूरी है। यहां पे गलती हो जाती, मैंने कर दी, देख लो गलती। तो लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों को समान शक्तियां प्राप्त नहीं है। याद रखना, धन विधेयक पे ज्यादा पावर किसको होती है? किसको होती है भैया? लोकसभा को। तो इसके ऊपर आपको ध्यान देना, क्योंकि राज्यसभा इसके ऊपर रोक सकता है। अब धन विधेयक पारित करना है, तो ये आपका राइट उत्तर हो जाएगा। यहां पे धन विधेयक पारित करने के लिए आपके पावरफुल किसमें होता है? लोकसभा। और लोकसभा का अध्यक्ष, वो किसके पक्ष में वोट डालना है वो डाल सकता है, कोई जरूरी नहीं है। आशीष सप्पू हमारे बीच में जुड़े हैं। एक और योद्धा, अनुभवी या भावी योद्धा। स्वतंत्रता के बाद भारत ने डैश में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की। एक्सीलेंट खड़ा है, गुदड़ा मारी है एक्सीलेंट की। स्वतंत्रता के बाद भारत में
कब शुरू हुई थी पंचवर्षीय योजना? याद रखना 1951 में शुरू हुई थी और कब तक चली थी? 1900 पहली पंचवर्षीय योजना। तो इस ऑप्शन में कहीं दिख रहा है क्या आपको? और अगर मैं पूछ लूं अंतिम जो पंचवर्षीय योजना थी वो कब तक चली थी? हाँ, क्योंकि उसके बाद में क्या हो गई। लेकिन जो 12वीं पंचवर्षीय योजना बनी थी उसका समय क्या था? 2012 से लेकर। लेकिन जो 17 तक नहीं चलती, कब तक चलती है? 15 तक। उसके बाद में क्या आ गया? अब कई बार प्रश्न आता है कि गुरुजी जो यहां पे पूछा गया पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, देश में किस चीज का? हाँ, कृषि को बढ़ावा देना। और दूसरी में, लेकिन कई बार प्रश्न आता है इस कृषि की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? हाँ, कृषि की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? और कृषि प्रधान देश है भारत। और कृषि हमारी जो अर्थव्यवस्था उसकी क्या कहलाती है? रीढ़ की हड्डी। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया। निम्नलिखित में से यूनानी शासकों में से किसने मैक्सथनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेज दिया था? बताते हैं कि जो यूनानी शासक में सबसे बड़ा योद्धा शासक था अलेक्जेंडर आपके सिकंदर, जिसे महान सिकंदर बोलते। और महान सिकंदर का सेनापति था सेलुकस निकेटर। और सेलुकस निकेटर ने किस व्यक्ति से युद्ध किया था? चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य इस युद्ध में जीत जाता है, क्योंकि युद्ध को रोक दिया जाता है, क्योंकि इसकी पुत्री जो हेलेना थी और उसने इससे क्या कर लिया? विवाह कर लिया। क्या कर लिया? विवाह कर लिया। जिसके कारण चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस निकेटर से क्या मांग लिया? मैक्सथनीज मांग लिया। और इस मैक्सथनीज ने इसके बारे में और मौर्य वंश के बारे में एक ग्रंथ लिखा। तो कई बार पुस्तक आती है, इंडिका पुस्तक किसके दरबार में लिखी गई? दीपक बताएगा। किसके दरबार में लिखी गई? हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में लिखी गई। और ये जो इंडिका लिखने वाले राइटर का नाम क्या है? और ये मैक्सथनीज कहां से आया था? कहां से आता ये? यूनानी। तो भारत आने वाला पहला यूनानी शासक कौन था? मैक्सथनीज। और भारत आने वाला चीनी शासक, सॉरी चीनी राजदूत बताइए। राजदूत नहीं, हवेनसांग नहीं था, फायान था। कौन था? फायन। पहला फायन था, दूसरा था हवेनसांग जो हर्षवर्धन के समय था। और पहला आया था आपके फायन जो आपके चंद्रगुप्त सेकंड के समय गुप्त वंश में। हाँ, चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश में। देश के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने को डैश के रूप में जाना जाता है। अगर राष्ट्रपति काम कर रहा है लेकिन यह संविधान का अतिक्रमण कर रहा है तो लोकसभा और राज्यसभा इसके प्रति क्या चला सकती है? और ये महाभियोग की क्या चलाएगी? प्रक्रिया। और ये प्रक्रिया, हाँ, किस आर्टिकल में? कई बार प्रश्न आता है कि सर ये जो इस प्रकार की प्रक्रिया हमने किस देश से ली है, इसको किस देश से ग्रहण किया गया? हाँ, नहीं, अमेरिका से लिया गया। और अभी तक क्या महाभियोग की प्रक्रिया किसी राष्ट्रपति पे लगी है? और सेम इसी प्रकार की प्रक्रिया होती है किनको हटाने के लिए? न्यायाधीशों को। लेकिन महाभियोग शब्द किसके लिए काम में लेंगे? अब दीपक इतनी सी बात बता दे, अगर राष्ट्रपति बनना चाहता है तो क्या तू बन सकता है एट ए प्रेजेंट? क्यों नहीं बन सकता? कारण क्या है? क्योंकि अभी तू छोटा है, बच्चा है, दूध पीने वाला। तेरी उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष पूर्ण हो जाएगी तो क्या बन सकता है? राष्ट्रपति। और भी कंडीशन बहुत है। पागल हो रही। वर्ष 2011 ये प्रश्न बताएगा अर्जुन। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का सबसे अधिक लिंगानुपात है? कल ही बताता। वेरी गुड। आपके उत्तर क्या हो जाएगा? पांडुचेरी बोलो या पुद्दुचेरी बोलो, इस पे यहां पर लिंगानुपात कितना बताया गया? यानी कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या ज्यादा। लेकिन किस राज्य में सबसे कम बताया गया आपके? किस केंद्र शासित में? केंद्र शासित तो 618। लेकिन राज्य बोले किस राज्य में कम है और किस राज्य में ज्यादा है? केरल में 1000 है और यहां पे 879। अब एक बात बताइए,
अगर प्रश्न आ जाए लिंगानुपात 2011 के अकॉर्डिंग हमारे देश का बताना है, अब बताइए। अगर प्रश्न आ जाए गुरुजी आप 2011 छोड़ो 2001 का बताओ, तो 2001 में 10 कम था, कितना कम था? तो 10 बढ़ा है, तो कितना लिखो यहां? वेरी गुड, धन्यवाद, 900। बड़ो शॉर्टकट में काम लिया गुरुजी, 33 लिख दिए हैं। जम्मे रंडा रखोगे सारा ने। अगले प्रश्न को देख क्या दिए गए। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे? गांधी और इरविन, लॉर्ड इरविन, इन दोनों की अध्यक्षता में सन 1931 में गांधी इरविन समझौता, प्रथम नहीं। अगर पूछ ले गोल मेज मेज सम्मेलन, सम्मेलन में गांधी जी ने कब भाग लिया और किस समझौते के बाद लिया था? तो गोलमेज सम्मेलन टोटल कितने हुए हैं और ये तीनों कहां हुए हैं? पहला 1930 में, दूसरा 1931 में। अगर प्रश्न आ जाए गोलमेज सम्मेलन तीनों किस जगह पर आयोजित होते हैं? लंदन में। और गोलमेज सम्मेलन गांधी जी कौन से गोलमेज सम्मेलन में सक्सेस हुए थे? द्वितीय में, ये याद रखना, कर लोगे। और पहले गोलमेज सम्मेलन में कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था? 82 लोगों ने पार्टी, कांग्रेस पार्टी ने इसमें भाग नहीं लिया था। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिया। फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी किसने की थी? याद रखना, कतर एक क्या है? देश है, और जिसकी कैपिटल का नाम है दोहा। क्या नाम है? और ये यहां पर खेले गए। और एक बात बताइए सारे विद्यार्थी कमेंट करके, 2022 के अंदर जो रन अप रहा उस टीम का नाम बताइए फुटबॉल में। रन अप का मतलब होता है सेकंड पोजीशन पे जो आया, और जो फर्स्ट पे आया उसका नाम क्या है? वेरी गुड, धन्यवाद, अर्जेंटीना, जिसमें सुपर ओवर देखने को मिला। सुपर ओवर का मतलब क्या होता है? जैसे क्रिकेट में होता है ना, अंक तालिका बराबर हो जाए, तो यहाँ पे सुपर ओवर हमें देखने को मिला। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का कहां हुआ था? अब आगे फीफा वर्ल्ड कप कब होगा? याद रखना, जितने भी अंतरराष्ट्रीय गेम्स होते हैं अधिकांशतः इनके गैप कितने साल के होते हैं? और अब कब होंगे ये? अब आपसे प्रश्न आ सकता है 2026 में फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 3 देश करेंगे। कितने देश करेंगे? 3 देश करेंगे। 3 देश करेंगे, यूएसए, कनाडा, और एक एमी विर्क की मूवी है आजा, कहां पे चलिए, जहां चांदी होता है सबसे ज्यादा, और विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी भी है वो, यही पास में है, इनके पास में ही, मैक्सिको। तो मैक्सिको, कनाडा, यूएसए, आजा मैक्सिको चलिए। एमी विर्क एक पंजाबी सिंगर है, एक एक्टर भी है, उसकी मूवी है, तभी ट्रिक बताए थे आपको। तो यूएसए, कनाडा, मैक्सिको, इन तीनों में 2026 के फीफा वर्ल्ड कप की ये क्या करेंगे? मेजबानी करेंगे। आज अगले प्रश्न पे देखिए क्या है। शतरंज के वर्गाकार खानों की क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा जाता है? ओ बेटे, प्रश्न तो ये है, ये कह रहा है शतरंज के एक वर्गाकार खानों की क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा जाता है? बताइए भाई फटाफट से। रैंक कहा जाता है या फाइल कहा जाता है? शतरंज के वर्गाकार खानों की क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा जाता है? तो याद रखना, इसको क्या बोलते हैं? रैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैंक बोलते हैं क्षैतिज पंक्तियों की। और जो इस प्रकार के आपके बने होते हैं, इस प्रकार जो आपके खाने, और टोटल आपके कितने होते हैं? ये कितने खाने होते हैं टोटल आपके? 64। कितने होते हैं आपके? 64। और जो इस प्रकार की जो 8 प्रकार की लाइन होती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? फाइल बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? लेकिन जो क्षैतिज पंक्तियां होती है, क्षैतिज, इस क्षैतिज का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल। आपके क्या होता है? क्षैतिज होता है वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल इस प्रकार, वर्टिकल इस खड़ी पंक्तियों को रैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैंक। और एक बात बताइए, इस शतरंज किस देश का राष्ट्रीय खेल है? सभी बच्चे ज्वाइन करें क्लास को, वेरी गुड भाई।
हाँ देखिए भाई साहब, आशीष अप्पू ने जवाब दिया सर बी। कहाँ घूम रहे हैं अपने सारे भाई? अब मैंने कम से कम क्या बोला था, 20+ तो लाइव कर सकते हो। तेलम तो जला ले। तो याद रखना, आपके शतरंज किस देश का राष्ट्रीय खेल है? और शतरंज के जादूगर कौन कहलाए थे भारत में? शतरंज के जादूगर विश्वनाथ आनंद, जिसने सन 1992 के अंदर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार लिया था। और आज राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नहीं मिलता, उसका नाम बदल के क्या दिया तब, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, जिसमें नगद 25 लाख रुपए मिलते हैं। रूस को राष्ट्रीय खेल है। अगले प्रश्न को देखिए, आपातकाल के दौरान किस मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जाए? ये कभी रुकते नहीं है। यानी कि कौन से वह आर्टिकल है जब कभी देश में आपातकाल लग जाए? और कितने प्रकार के आपातकाल लग सकते हैं? एक राष्ट्रपति और एक राष्ट्रपति शासन, सॉरी, एक राष्ट्रीय आपातकाल, एक राष्ट्रपति शासन और एक वित्तीय आपातकाल। अभी तक कौन सा आपातकाल नहीं लगा? और सारे जो आपातकाल का उल्लेख करूं तो किस आर्टिकल में? और जो आपातकाल की व्यवस्था हमने किस देश से ली गई है? और आपातकाल के दौरान कौन से आर्टिकल निलंबित नहीं होते, यानी कि इनको बंद नहीं किया जा सकता? 20 और 21, तो अनुच्छेद हो जाएगा 20 और 21। एक छोटा सा प्रश्न बता दो, किस आर्टिकल के तहत पंचायतों का गठन किया गया? वेरी गुड यार, वाह यार शिवनाथ, पढ़ तू तो यार। अरे वाह यार, दिल जीत लियो, बिना ऑप्शन देखे उत्तर दे दियो, देख लियो। अरे किमी सीख लियो हूं, देख लियो। ओनार सिंसियर एजुकेटेड बालक है यो। रे शिवनाथ, नाम भी देख शिवनाथ, भगवान को अवतार है यो। बस चमेली और नाजिब। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव डैश द्वारा किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार किया जाता है? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों और राज्यों की विधानसभाओं। अगला प्रश्न, केवल राज्यों की विधानसभाओं, इसका मतलब अगर ये भाग लेगी तो ये दोनों भाग नहीं लेंगे। उसके बाद केवल राज्यों के राज्यसभा द्वारा, यानी कि ये भाग नहीं लेगी तो लोकसभा नहीं लेगी। तो यानी कि उत्तर हो जाएगा आपके, यानी कि इसमें लोकसभा लेती है, राज्यसभा लेती है और राज्यों की क्या लेती है? विधानसभा। ये 3 सदन लेते हैं और इन तीनों के कैसे सदस्य? यानी कि आपको यह पता चल गया कि राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं जो क्या होते हैं, ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं या नहीं लेते? तो क्योंकि यहां पर एक बात बोली गई है, इनके कैसे सदस्य, तो ये तीनों याद रखना। कर लोगे? अब याद रखना, इनके सदस्य और इनके सदस्य, टोटल इनके तो है भैया 4120 मेंबर। कितने हैं? और इनके जो टोटल जो मेंबर है तो देख लो, इसके 543 और इसके भैया आपके 233, क्योंकि 12 तो क्या होते हैं मनोनीत, 6 और आपके कितना हो गया 7 और 7, यानी कि 776 व्यक्ति ये वोट डालेंगे और 4120 व्यक्ति ये वोट डालेंगे। अब डाले ना डाले वो इनके ऊपर डिपेंड करता है। इनका वोट जब डाला जाता है तो वोट एक काउंट नहीं होता, इनका वोट मूल्य होता है। वोट मूल्य किस प्रकार निकलता है जब राष्ट्रपति पढ़ेंगे तब बताएंगे अच्छे से। अगले प्रश्न को देखिए, भारत में अरेबिका कॉफी कौन से राज्य में होती है? तो जब कभी आपको कोई कॉफी की किस्म दे दे या कॉफी ना देकर यहां पे सीधा दे देगा कवा, तो कॉफी की जो उच्च ब्रांड होती है, उच्च किस्म होती है, उसको कवा बोलते हैं। और ये दोनों सर्वाधिक होते हैं आपके ब्राजील में। कहां होते हैं? और भारत में इसका कौन सा स्थान है? तो यानी कि किस राज्य में ज्यादा होते हैं? कॉफी के कौन से भाग का हम सेवन करते हैं? ये पत्ती है गए हो, और लिख भी रखो मैं, पत्ती है गए हो। हैं यो क्या है कि कॉफी का पेय के भाग बीज होता है, जबकि जो पत्ती होती है ना, ये तंबाकू और चाय का भाग होता है। तो तंबाकू और चाय में हम बीज नहीं लेते, उनकी क्या यूज में लेते हैं? पत्तियां यूज में लेते हैं। ठीक है, तो कॉफी भारत में कहां होता है सर्वाधिक? हाँ, भारत में है, भारत में खड़ा हुआ है कर्नाटक में। चल एक बात बता मुझे, दीपक बताएगा। दीपक, इनमें से किस राज्य में सर्वाधिक चाय होता है?
और इनमें से किस राज्य में सर्वाधिक आपके चावल होता है? और इनमें से किस राज्य में सर्वाधिक आपको फूलों की घाटी देखने को मिलती है? उत्तराखंड में। अगले प्रश्न को देखिए क्या देगा। विषम का चयन करें। विषम का मतलब है कि तीन तो उनकी तुलना एक जैसी है लेकिन एक अलग है। देखो याद है ना, जूट और कपास और सेन से इससे हम क्या तैयार करते हैं? रेशा। क्या तैयार करते हैं? जबकि रबड़ एक तरल पदार्थ है और ये पेड़ के तने से एक लिक्विड फॉर्म में इकट्ठा किया जाता है, चिपचिपा पदार्थ होता है। वाह यार, पढ़ा है तू तो। चिपचिपा रबड़, और रबड़ भारत में कहां होता है? सर्वाधिक है। और रबड़ विश्व में सर्वाधिक कहां होता है? तो विश्व में रबड़ होता है थाईलैंड में। और कई बार प्रश्न आता है कि रबड़ पेड़ से कहां से प्राप्त करते हैं? उसके तने से प्राप्त करते हैं, टहनी से। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को डैश संविधान से लिया गया। इसने प्रश्न बोला है कि राष्ट्रपति के चुनाव की विधि, हमारे राष्ट्रपति के चुनाव की विधि कैसी है? अप्रत्यक्ष। कैसी है भैया? और हमारे राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया में किस प्रकार का निर्वाचक मंडल होता है? हाँ, ये कहां से लिया गया? लेकिन हमारे राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया? लेकिन राष्ट्रपति कैसा होना चाहिए? और ये बात कहां से लिया गया है? बस कोई नहीं, वो बोल लाला, कोई दिक्कत कोई नहीं। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का क्या बोल दिया? भारत का नेपोलियन कहा जाता है आपके किसको? समुद्रगुप्त को। किसको भैया? समुद्रगुप्त को। अब एक बात बताइए, इनमें से किस व्यक्ति को गुप्त वंश का संस्थापक बताया गया? इनमें से किस व्यक्ति के समय भारत आने वाला पहला चीनी यात्री फायान? तो फायान किसके समय आया था? सेकंड में। ठीक है ना, रख लोगे। अब इनमें से किस व्यक्ति को सबसे पहले विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी? चंद्रगुप्त द्वितीय को। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिया गया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक संगठन चलाया है, इस संगठन का नाम बताना है जिसमें उसने हिंदू धर्म को बढ़ाकर बताया गया है। तो इसमें से एक ही पता चल रहा है क्यों दयानंद सरस्वती के द्वारा ये चलाया गया था। और ये कब चला गया था? 1875 में। और इस समाज की स्थापना कहां की जाती है? मुंबई में। अब एक छोटा सा प्रश्न बता दो, दयानंद सरस्वती के बचपन का या इसका वास्तविक नाम क्या है? वो तो महात्मा बुद्ध का नाम है, सिद्धार्थ तो वो तो स्वामी विवेकानंद का है। ये याद रखियो, मूल शंकर। मूल शंकर। और कोई भेड़ बकरी को नहीं मान जा, तोड़ दूंगा अंदर है ये प्रश्न। इस प्रश्न में ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन मैं लिख देता हूं। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का उन्मूलन का मतलब होता है अंत डैश में किया गया, यानी कि कौन से अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद की बात कर रहा है। तो एक तो अनुच्छेद आपके अनुच्छेद 52 में, अनुच्छेद 17 में, अनुच्छेद 18 में, अनुच्छेद 21A में। तो अभी बताया था 17 में। अगले प्रश्न को देखिए क्या दे। कौन हुआ है? भारत में प्रत्येक डैश में एक बार जनगणना होनी जरूरी है। अब एक बात बताइए, भारत की पहली जनगणना कब शुरू हुई थी? सोच लो, अभी घणो टाइम पड़े, लिखाएड़ो ये तो चैप्टर भी। और किसने करवाई थी? लॉर्ड में। और अगर प्रश्न आया भारत की पहली दशकीय जनगणना,
दशकीय जनगणना, वेरी गुड, वेरी गुड। 1800, लॉर्ड रिपन ने। और अगर प्रश्न आ जाए भारत की स्वतंत्रता के बाद पहली, 1951 में। और 51 के अकॉर्डिंग 2011 की पूछे तो कौन से नंबर की है? 7वीं। और 1872 के अकॉर्डिंग पूछे तो कौन सी है? और दशकीय जनगणना से पूछेगा तो 14वीं। और जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पे होनी चाहिए? यह बात किस ने बोली थी? लॉर्ड रिपन। ये याद रखना, भारत में या भारतीय जनगणना का पिता किसे बोला जाता है? जिसने शुरू की, लॉर्ड मेयो के द्वारा। तो सभी विद्यार्थी सेशन को शेयर भी तो करें साथ साथ में ना। छोड़ दो, को नहीं पढ़ाऊंगा थोड़ी देर, क्यों रे नहीं पढ़ लियो थोड़ी देर तो। पशु की गणना पूछे तो कितने वर्ष में? और वनों की गणना पूछे तो पढ़ तो 2 वर्ष है। बाघों की गणना पूछे तो बाघों की 4 वर्ष में। कितने? मांझो थे। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए जाना जाता है? आप अपने प्राणों की रक्षा कर सकते हो। अगर आपको कोई थप्पड़ मारे तो बोल दोगे के बात है, थे उल्टो मार दियो खप दिनू। जी हाँ, दीपक का पढ़े 2 4। हाँ वेरी गुड। प्राण और दैहिक की रक्षा किस आर्टिकल में? 21 में। और इसी आर्टिकल के अंदर याद रखना, आपको अपने जीवन का यानी कि जीवन साथी चुनने का यानी कि लव मैरिज करने का अधिकार भी किसमें है? कुटो बात है भाई आज तो। निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है? बताइए भाई राजवीर। निम्नलिखित में से कौन से आंध्र प्रदेश का एक क्लासिकल डांस है? याद रखना, मोहिनीअट्टम कहां का है? और मणिपुरी कहां का है? मणिपुर का। और कुचिपुड़ी कहां का है? अब एक बात बताइए, आंध्र प्रदेश राज्य कब बना? आंध्र प्रदेश राज्य कब बना? याद रखना, भाषा के आधार पर राज्य बना था सन 1953 में। लेकिन इस आंध्र प्रदेश का राज्य पुनर्गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। तो आंध्र प्रदेश राज्य कब बना? 1953। लेकिन आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन कब किया गया था? 1956। अब एक बात बताइए, आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक किसका उत्पादन होता है? सर्वाधिक उत्पादन एक याद रखना, अबरक। अब गुरुजी अबरक क्या होता है? यह विद्युत का कुचालक होता है, ठीक है ना। अबरक जो खनिज है वो किस राज्य में ज्यादा होता है? अबरक जैसे आपके खंबे देखे आपने, खंभों के ऊपर जो तार को लपेटने के लिए, सपोर्ट देने के लिए एक ब्राउन कलर के मिट्टी के कप बने होते हैं ना। और कई आपने देखे हो ना, आप चाय पीते हो तो इसके अंदर जो फिनिशिंग देने के लिए या जो चीनी चीनी मिट्टी आते हैं ना जिसमें अचार वगैरह डालते हैं, तो या कुछ आपके जो कोई खिलौने मूर्तियां बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं अबरक का, कई चमक के लिए। और एक ध्यान देना, पूरे भारत में तंबाकू का उत्पादन भी कहां होता है? और पूरे भारत में हल्दी का उत्पादन भी कहां होता है? और एक याद रखना, आंध्र प्रदेश का एक बंदरगाह है, और जो कैसा बंदरगाह है? कांडला गुजरात में लाला किमी बोल दे, मुंह किमी खप दिनू काट दे। तो यानी कि गहरा बंदरगाह आंध्र प्रदेश राज्य में, उसका नाम क्या है? विशाखापट्टनम बंदरगाह। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, क्या दिया गया नेक्स्ट प्रश्न को। किमी रुक जा, आज की क्लास में पूरे खत्म करा, बाद में मिलाएंगे।